बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के लिए आने पर पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों और दीगर को मिलने से रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया, जबकि पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान की जानिब से वॉकआउट भी किया गया। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच में इजाफे के लिए 2 नए जजेस के नामों की मंजूरी भी दे दी। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आज बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन था, जबकि पुलिस ने आने पर बानी पीटीआई की बहनों और दीगर को मुलाकात करने से रोक दिया और गिरफ्तार भी कर लिया। ये अभी चलेगा मेरे ख्याल से मामला, और ये वो फिर दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से रिहा कर दिया जाएगा, और ये अभी सिलसिले चलते रहेंगे अदालतों के और बाकी सारे मामला। और देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है ये किस तरह मुल्क में ख़त्म होता है। अच्छा, लेकिन इसमें जो 2-3 और मामलात हैं वो इस कदर अहम हैं और इस कदर संजीदा नौइयत के वाक़यात पिछले 24-48 घंटों में रोना हुआ है कि बराह रास्त पाकिस्तान पे उनका असर होने जा रहा है, क्योंकि वो इसी खत्ते में हो रहे हैं। और सबसे पहले तो जो एक साहब को मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में लोग जानते होंगे, जेंसन हुआंग। ये जेंसन हुआंग जो है ये अमेरिकन मतलब ये ताइवान में पैदा हुए थे, ताइपी में, और उस वक्त जो है वो ताइवान को दुनिया तस्लीम करती थी, यानी वन चाइना पॉलिसी नहीं थी। तो ज़ाहिर है ये इनकी कोई 61-62 ईयर्स इनकी एज है। बड़े यंग, बड़े स्मार्ट ये जेंसन हुआंग जो है। और ये जो है उसके बाद इनकी जो फैमिली है जेंसन हुआंग की, वो फैमिली इनकी आ गई ताइवान से अमेरिका। तो जेंसन हुआंग जो है ये अमेरिका आ गए, और अमेरिका आने के बाद इन्होंने वहाँ पर कंप्यूटर साइंसेस में इन्होंने तालीम हासिल की जेंसन हुआंग ने। और फिर उसके बाद जो है ये इन्होंने कंप्यूटर साइंसेस में ही इन्होंने स्टैनफोर्ड से पढ़ा, और फिर उसके बाद जो है ये जेंसन हुआंग जो है ये इन्होंने 90 की दिहाई में अपने दोस्तों के साथ मिलके पहले तो इन्होंने दूसरी फर्म्स के अंदर जॉब्स की, जो कि प्रोसेसर्स और चिप्स और ये सारी तैयारी कर रहे थे, तैयार करते थे। और उसके बाद ये इन्होंने फिर अपनी एक कंपनी वहाँ बना ली। अच्छा, जो कंपनी का इनका नाम इन्होंने रखा, इन्होंने और इनके 2 दोस्तों ने, वो एक तो ग्रीन रंग का इन्होंने लोगो उसका चुना, और दूसरा वो जो एक रोमन मिथोलॉजी में ये जो क्रिश्चियंस के अंदर, क्रिश्चियनिटी में वो 7 सिंस कहा जाता है, तो उसमें एक 7 सिंस के अंदर जो है वो एक इनविडिया के नाम से एक आँख जो है वो बड़े शक की नज़र से देख रही हो। ये मिथोलॉजी है, वो शक की नज़र से एक आँख देख रही हो, और उसमें ये 7 सिंस जो हैं क्रिश्चियनिटी के। तो बहरहाल उन्होंने ये बड़ा एक यूनिक सा नाम चुना मार्केटिंग के लिए, और वो अपनी कंपनी का उन्होंने नाम रखा। और वो कंपनी जो है वो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। ये उसके सीईओ भी हैं और फाउंडर भी हैं, और वो जो कंपनी है उसका नाम है एनवीडिया। तो अगर एनवीडिया के आप लोगों को देखें तो उस लोगों, एक तो एनवीडिया का नाम जो है, एनवीडिया का नाम ही वो इनवीडिया करके वो जो रोमन मिथोलॉजी है वहाँ से है, और फिर उसके ऊपर एक आँख भी नज़र आती है जो है वो बनी हुई इनके लोगों पे। तो मार्केटिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने की। अच्छा, ताइवान से अमेरिका आ गई फैमिली, वहीं पर ये अमेरिका के ये जो बिग टेक्स हैं, ये जो मैग्निफिसेंट 7 है, उसमें से ये वाहिद कंपनी है जिसके सबसे ज़्यादा अरसे से ये सीईओ हैं, और बड़े दबंग किस्म के आदमी हैं। और ये जो है इनकी एनवीडिया जो है, ये एक तो सीपीयूज़ हैं ना, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो हर कंप्यूटर में इस्तेमाल हो जाते हैं। अक्सर कंप्यूटर्स में वैसे तो दोनों ही चाहिए होते हैं, लेकिन जो जीपीयूज़ हैं, जो कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, और जिनकी ख़ास अहमियत है
जो डीप लर्निंग में और न्यूरल नेटवर्क्स में और उसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़ाहिर रिलेटेड डीप लर्निंग और फिर उसमें तो और न्यूरल नेटवर्क्स भी उसी का हिस्सा बनते हैं। तो उसमें जो मखसूस जीपीयूज़ और एक ख़ास साइज़ के जीपीयू, जो कल भी मैंने बात की थी कल के प्रोग्राम में भी, कि इन्होंने H200 जो है वो इन्होंने चिप्स तैयार की, बहुत थोड़ी, जो कि ख़ास तौर पे चाइना के लिए थी। और एनवीडिया जो है उसको जब से 245% टैरिफ आयद हुआ तो उसके बाद ये एनवीडिया के स्टॉक्स भी गिर रहे थे। एनवीडिया जो है वो ज़ाहिर है TSMC के साथ तो कम्पीट भी करता है। कल हमने काफ़ी डिटेल में इसकी बात कर ली थी, लेकिन इसमें जो ताज़ा तरीन मामला ये हुआ है कि जो उनकी जो हाउस की जो कमेटी है, जो कि जो चाइना के ऊपर हाउस की इन्वेस्टिगेटिव कमेटी है, यहाँ पर मैं 6th स्लाइड यहाँ दिखा रहा हूँ, वो उसके मोलिनार और कृष्णा मूर्ति ये जो हैं ये उसको हेड करते हैं। 6th स्लाइड, ये CCP के ऊपर, चाइना के ऊपर जो उनकी कमेटी बनी हुई है अमेरिका की हाउस की, तो उन्होंने जो है वो एनवीडिया के ऊपर तहकीकात शुरू, एक रिपोर्ट जमा करवा दी एनवीडिया के ऊपर, और वो ये कहते हैं कि जो डीप सीक चाइना का जो LLM मॉडल आया था, डीप सीक, जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया था, क्योंकि ये ओपन मॉडल था, ओपन सोर्स मॉडल था, और ये उसी तारीख को आया था जिस तारीख को वो वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनकी ओवर टेकिंग हो रही थी। डीप सीक के बारे में पढ़ते, वो ये कहते हैं कि डीप सीक को जो है, जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की है, ये उसका लेटेस्ट टूल है, ये LLM नहीं है। डीप सीक जैसे ChatGPT, जेमिनाई, ये सारे हैं ना, वो कहते हैं कि जी जो CCP का स्पाइंग, स्टीलिंग और सबवर्टिंग US एक्सपोर्ट कंट्रोल, वो कह रहे हैं कि जी डीप सीक जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना का जो है वो एक जासूसी का और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है अमेरिका के लिए। उन्होंने डीप सीक को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया, और उन्होंने ये भी कह दिया, अगर इसका हम टाइटल देखें तो वो कहते हैं डिमांड आंसर फ्रॉम एनवीडिया ओवर चिप यूज, कि इनको जो चिप्स हैं वो एनवीडिया ने ही फराहम की हैं, जिसके नतीजे में एनवीडिया जो है मतलब उन्होंने देखे ना, आगे रिपोर्ट देखें आप, ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाउस में पेश हुई है। वो कहते हैं डीप सीक इज एन another AI app. It's a weapon in the Chinese Communist Party's arsenal, designed to spy on American, steal our technology and subvert US law. We now know this tool exploited US AI models and reportedly used advanced NVIDIA chips that should never have ended up in CCP hands. ठीक है, तो अब एनवीडिया को उन्होंने ख़त लिखा और उन्होंने पूछा कि भाई एनवीडिया वालों ये बताओ कि तुमने जो है, अच्छा एनवीडिया अमेरिकन फर्म है, ये ध्यान में रखें, ताइवान की जो फर्म है वो दूसरी है, TSMC, जिसको ट्रम्प कहते रहते हैं बार बार कि आप ताइवान से आए, लेकिन ये एनवीडिया वाले तो अमेरिका की फर्म है। अच्छा अब जनाब, लेकिन ये डिपेंडेंट हैं कि ये क्रिटिकल मिनरल्स कहाँ से लेंगे, ये ज़ाहिर है कि ये चाइना से लेंगे, तो और ये ख़ुद ताइवान की इनकी पैदाइश है, तो ये जो जेंसन हुआ ना बड़े ज़बरदस्त, ये लेदर की इनका जो ख़ास जब ये आते हैं तो ये लेदर का कोट और लेदर की जैकेट में ही अमूमन नज़र आते हैं, और बड़े ज़बरदस्त इनकी रिसर्च है और इनका काम है, और उसके बाद ये माइक्रो जो प्रोसेसर्स लाने की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं, प्रोग्रामिंग के हवाले से बात की थी कुछ अर्से पहले कि आने वाले दिनों में प्रोग्रामिंग करना तो हमारा काम है, जो कंप्यूटर में है, बाकी लोगों को बड़े ज़बरदस्त हैं जेंसन हुआन। लेकिन हुआ यह है कि उधर इन्वेस्टिगेशन का ख़त है, उधर जेंसन हुआन चाइना पहुंच गए अचानक। अच्छा, चाइना पहुंचना इनका इस वक्त अमेरिका की मैग्निफिसेंट 7 में सबसे ऊपर अगर कोई फर्म है तो एनवीडिया है, बाकी सारे बच्चे हैं छोटे छोटे जो है ना, ये आपके एप्पल और ये और फलाना और इंटेल और ये वो सारे ये जो हैं ये बहुत पीछे हैं, और मेटा, क्योंकि सारा काम जो है वो एनवीडिया पे चल रहा है, वो चिप्स कंप्यूटर जो है वो सारा का सारा जो काम है एआई का,
और ख़ास तौर पे डीप लर्निंग उसके बाद जो आ जाती है उसमें, एक तो मशीन लर्निंग है ना, उसमें तो चल गए दूसरे CPUs वगैरह चल गए, लेकिन GPUs की ज़रूरत पड़ती है जब आप डीप लर्निंग में आते हैं या न्यूरल नेटवर्क्स पे आते हैं। तो ये जो है ये अब पहुंच गए हैं चाइना। अच्छा, इल्ज़ाम क्या लगा है कि इन्होंने डीप सीक को अपनी चिप्स दी हैं, यानी चाइना। और डीप सीक क्या है? चाइना का, बकौल अमेरिकन के, चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी का टूल है जो कि हमसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। अच्छा, उन्होंने अपने चैट GPT के बारे में या जेमिनाई के बारे में, एंथ्रोपिक के बारे में, एक क्लाउड के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। वो सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे, लेकिन जो चाइना का डीप सीक आया है वो जासूसी करता है। तो जासूसी करने के लिए उसको जो चिप्स दी गई हैं, वो चिप्स दी हैं इन्होंने एनवीडिया। अच्छा, एनवीडिया के जो CEO हैं और फाउंडर हैं, वो खामोशी से चाइना लैंड कर गए। अच्छा, और वो चाइना लैंड कर गए हैं और उन्होंने चाइना में ना सिर्फ ये है कि अच्छा 5.5 अरब का तो इनको नुकसान हुआ था। इनकी जो फर्म है, ये मैं सेकंड स्लाइड को देखूँ, एनवीडिया इज़ ह्यूज। ये जो है ये 3 ट्रिलियन से ज़्यादा, अगर हम सेकंड स्लाइड देखें तो 3 ट्रिलियन से ज़्यादा इनके पास पैसे हैं। और इनका मुकाबला करें अगर, तो 2.6 ट्रिलियन पे मैकडॉनल्ड्स, पेप्सी, ये जो सेल्सफोर्स, कोक, और उसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन, और ये और वो सारे, और फिर 2.6 के ऊपर JP मॉर्गन और बर्कशायर और मेटा, और ये बहुत पीछे हैं बाकी सारी कंपनियां। तो ये एनवीडिया सबसे ऊपर है। अच्छा, अब एनवीडिया के जो CEO हैं, उनका वहाँ पे पहुँचना इस वक्त मेरा ख्याल है कि एक बड़ी हैरान कुन, परेशान कुन इसकी बात है। और ये जो है ये आप देखें ना, साथ ही उन्होंने डीप सीक को जो है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दी है। ब्लूमबर्ग, इसी वो जो पहले मैंने बताया था उनका जो ऑफिशियल वहाँ पे नोटिफिकेशन, जो ब्लूमबर्ग 7 को अगर हम देखें, डीप सीक पोज प्रोफाउंड सिक्योरिटी थ्रेट, US हाउस पैनल क्लेम्स। अच्छा, लेकिन उसके साथ ही जो एनवीडिया के जो सरबराह हैं, उनका अमेरिका पहुंचना जो है वो इस वक्त मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अहम है। और इस वक्त तो अमेरिका निकल गए हैं। और ये जो हैं ये फाइनेंशियल टाइम्स इसको इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि एनवीडिया चीफ जेंसन हुआन 14th एनवीडिया चीफ जेंसन हुआन फ्लाइज टू बीजिंग फॉर टॉक्स, यानी बीजिंग वो रवाना हो गए हैं। ये बड़ा सरप्राइज़ उनका वहाँ का जो है ये दौर है। ये ध्यान में रखें कि जब ये डीप सीक आया था ना, तो उसको स्पुतनिक मूवमेंट का था अमेरिकन ने, यानी स्पुतनिक जैसे एकदम से रशिया ने एक्सपेरिमेंट 50s में कर दिया था स्पेस का, तो अमेरिका कहता है हमें पता ही नहीं था। तो उनको फिर 10 साल 11 साल लगे थे दोबारा चांद तक पहुंचने में। लेकिन स्पुतनिक मूवमेंट एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि ये अचानक कोई सरप्राइज़ आ जाए। तो ये स्पुतनिक मूवमेंट था चाइना का, जब उन्होंने डीप सीक को लॉन्च कर दिया था। और डीप सीक ने जो है वो आने के कुछ अर्से के बाद उनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो फ़ौरन ही मार्केट से गायब कर दिए थे। हम डिस्कस भी किया था कि डीप सीक एकदम से आ गया था। अच्छा, चाइना पहुंचने के बाद जो है वो उनकी जो है वो लियांग फेनफोंग नामी एक नौजवान से मुलाकात भी हुई है। अब ये जो नौजवान हैं लियांग फेनफेंग, ठीक है, ये जो है ये इनकी जो मुलाकात हुई है इस नौजवान से, ये डीप सीक के CEO हैं। अच्छा, वहाँ जाके एनवीडिया के सरबराह के डीप सीक के सरबराह से मुलाकात भी हुई है। और डीप सीक के जो सरबराह हैं, यानी डीप सीक के जो CEO हैं, उनको दुनिया के जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट है उसमें भी आज शामिल किया गया। जो 100 लोग हैं उसमें भी उनको शामिल किया है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो हैं ये वहाँ पर गए हैं, और वहाँ जाने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कह रहा है कि एनवीडिया CEO मीट्स विद चाइनीज़ ट्रेड ऑफिशियल 18 स्लाइड बीजिंग में। लेकिन सिर्फ जो है वो उन्होंने वहाँ पर ट्रेड ऑफिशियल से मुलाकात नहीं की, बल्कि उनकी मुलाकात जो है एक तो डीप सीक के फाउंडर से हुई है,
ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, साथ ही उनको अमेरिका ने कह दी है कि एनवीडिया जो है ये अपनी चिप्स स्मगल करता रहा है, जिसके नतीजे में डीप सीक बना है और उनकी रिपोर्ट आ गई है। और ये जहन में रखें कि सुपर कंप्यूटर चिप्स ये जो है ये एनवीडिया बना रहा है। ट्रंप को एक ख़ास किस्म का एक सुपर कंप्यूटर चिप्स के हवाले से एक उनकी ऑब्सेशन है हमेशा से, वो बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। TSMC वालों ने कहा था हम 500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बावजूद ताइवान पे उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा टैरिफ्स वगैरह आयद किए हैं। तो ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी ज़्यादा आने वाले दिनों में, न्यूयॉर्क टाइम्स इसको इस तरह से कोट कर रहा है, 21 वाशिंगटन टेक्स एम एट डीप सीक एंड अमेरिकन चिप मेकर एनवीडिया। ये दोनों को एक साथ हिट किया है अमेरिका ने। अच्छा ये मैं बताऊं, देखें अगर तो डीप सीक को करेंगे ना आप तो वो एक अलग बात है, अगर एनवीडिया को करेंगे ना तो पूरा जो ढांचा है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अमेरिका में, क्योंकि TSMC आपका नहीं है, जो नीदरलैंड के अंदर से आपके पास चिप्स आ रही हैं वो भी आपका नहीं। TSMC वाले तो डर गए पहले भाई कि ये एनवीडिया के साथ क्या हुआ है। भाई एनवीडिया के बंदे को आपने कह दिया है कि ये चाइना को चिप्स दे रहा था, जो कि चाइना का डीप सीक जो कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उनके हाउस में रिपोर्ट आई है, वो बंदा चला गया चाइना। अच्छा ये जो लोग हैं क्या इनको अमेरिका की कोई परमिशन की ज़रूरत है? ये मल्टी नेशनल, ये ग्लोबलाइजेशन के ज़माने के लोग हैं। पुतिन ने बड़ी तारीफ़ की है इलॉन मस्क की। अच्छा इलॉन मस्क का भी कुछ मामला जो हैं वो ख़राब चल रहे हैं, वो उस पर बाद में बात करेंगे। वो डॉज वगैरह से अनरिलेटेड कुछ कारोबारी मामलात ऐसे हैं जो जिसकी वजह से वो नज़रों में हैं इस वक्त ट्रंप के। लेकिन उससे हट के ये जो लोग हैं सारे, जैसे मेटा के सरबराह हैं या जैसे माइक्रोसॉफ्ट को हेड कर रहे हैं सुंदर पिचाई, या जो मार्क ज़करबर्ग हैं, बाकी सारे लोग हैं, तो ये सारे क्या इनको पकड़ के आपने महदूद कर दिया अमेरिका तक? ये दूसरे मुल्कों में नहीं जा सकते भाई, ये यूरोप में नहीं जा सकते, ये इंडिया में नहीं जा सकते, चाइना में नहीं जा सकते, ये रशिया में नहीं जा सकते, इनका पूरी दुनिया में या किसी अरब मुल्क में नहीं आ सकते, खलीजी मुल्क में। तो बात यह है कि इनको क्या आपने पकड़ के कैदी बना लिया अपना? अच्छा वो किसी सूरत जो है वो जो जेनसन हुआ है उनका कहना है ये मैं किसी सूरत चाइना के मार्केट को लूज नहीं करूँगा। और ना चाइना जो है वो, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल वहाँ से आ रहे हैं। ओ भाई आपका क्या, आपने तो उठा के इधर से उधर कर दिया, 245 डाल दिए, कभी कुछ टैरिफ डाल दिए, इधर डाल दिए। तो मैंने अगर यहाँ पे चीज़ बनानी हो तो वो इससे पहले कि वो इन्होंने, अच्छा रिपोर्ट कितनी खौफनाक है कि भाई आपने ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है डीप सीक, और वो एनवीडिया की वजह से बना है जो कि अमेरिकन फर्म है, और आपने नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच किए। अब ये जनाब एक नया बहरान पैदा हो रहा है, जिस बहरान के नतीजे में वो जेनसन हुआ जो है मेरा ख्याल है वापस आ जाएंगे। लेकिन इस सूरत में आप कारोबारी शख्सियात को कि भाई उनका चाइना के साथ कोई ताल्लुक़ रहा है, किसी का भाई पूरी दुनिया के साथ उनके ताल्लुक़ रहे हैं। आप कल को कहें कि जी ये जो था उसने उनको चिप्स दे दी थी, ये किया था, वो किया था, तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से जो टेक की दुनिया है या जो AI की दुनिया है या जो क्वांटम की दुनिया है उनके लिए ये काफ़ी परेशान कुन खबर है। दूसरा मामला, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज एक न्यूक्लियर बॉम्ब चलाते चलाते रोक दी है। चलाते चलाते न्यूयॉर्क टाइम्स ने वो बॉम्ब रोक दी है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने वो जो अगर हम हमारी टीम बता सके मुझे कि वो कौन सी रिपोर्ट है उनकी, तो मुझे सहूलत हो जाएगी। जो अटैक के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज उनकी एक रिपोर्ट आई है, और वो ये कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, वो कहते हैं कि अमेरिका ने रोक दिया मई अगले महीने, यानी अभी चंद दिन रह गए हैं, ईरान प्रॉपर प्लान कर रहा था, इसराइल प्रॉपर प्लान कर रहा था ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को हिट करने जा रहा था इसराइल, और उसके लिए जो है वो काफ़ी तैयारी भी हो गई थी। ये थार्ड मिसाइल्स और पैट्रियट मिसाइल्स और ये सारे जो यहाँ पे बहरी बेड़े थे ये सारे आने को तैयार भी हो गए थे, और न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक होने जा रहा था अगले महीने यानी मई में। लेकिन फिर ये हुआ कि ट्रंप ने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया, और उस डिस्कशन के अंदर अगर इस खबर को आगे देखें तो वो कहते हैं कि वो डिस्कस होने के बाद ये तय हुआ कि कैबिनेट हॉकिश ऑफिशियल्स भी थे और स्केप्टिकल भी थे कि ये जो है ये ईरान
कि अगर अटैक करते हैं तो एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी और बड़ा इनके अंदर आपस के अंदर जो है नोक झोंक हुई, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक। और वो कहते हैं, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें, कि वो ये कहते हैं कि उसके बाद ये हुआ कि नहीं, ईरान पर अटैक नहीं करना, बल्कि इसको ही मिस्टर ट्रम्प है चोजन डिप्लोमेसी ओवर मिलिट्री एक्शन। अच्छा, और उसमें फिर इन्होंने नाम दिए हैं। वो कहते हैं कि तुलसी गैबर्ड जो थी, उन्होंने ये बात की कि सबसे पहले तो तुलसी गैबर्ड ने कहा कि इसके नतीजे में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी पूरे खत्ते में, जो कि ख़त्म नहीं होगी। और फिर तुलसी गैबर्ड के अलावा वो बाकी नाम भी बता रहे हैं। एक तो पहले कह रहे हैं तुलसी गैबर्ड ने कहा, ठीक है, और उन्होंने कहा कि एक नई इंटेलिजेंस है कि बिल्डअप जो है वो पोटेंशियली एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा पूरे रीजन में, ठीक है। लेकिन उसके साथ जो दूसरे नाम है वो बड़े हैरान कौन है। अगर हम इससे आगे न्यूज़ को पढ़ें तो वो कहते हैं कि जो लोग इस जंग के खिलाफ थे उसमें सूजी वेल्स भी थी, जो कि वाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ हैं, डिफेंस सेक्रेटरी पैटी हेगेट भी थे, और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस। इन सब ने अटैक के बारे में डाउट्स का इजहार किया। बल्कि जो माइक वाल्स जो कि एनएसए हैं, उन्होंने भी कहा, जो कि मोस्ट हॉकिश हैं ईरान के बारे में, उन्होंने भी कहा कि ये अमेरिका, इसराइल अकेला नहीं कर सकता अमेरिकन सपोर्ट के बगैर। आपको याद है जब नेतन्याहू बैठा था साथ, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम अटैक करो। तो उन्होंने कहा कि वो अमेरिकन सपोर्ट के बगैर अटैक नहीं कर सकता, और ये अटैक करेगा तो एक बहुत खौफनाक जंग छिड़ जाएगी और सारे मामला खराब हो जाएंगे। अमेरिका को आना पड़ेगा और अमेरिका को नहीं आना चाहिए। उसके नतीजे में ये सारा का सारा जो प्लान था, जो कि ईरान पे अटैक होना था ये फर्स्ट वीक ऑफ मई में, उसको फारिग कर दिया ट्रंप ने। और यहाँ से उन्होंने कहा कि आप ये हुतीज़ वगैरह पे जो अटैक्स हैं उसको देखते रहें, बल्कि वो भी आने वाले दिनों के अंदर वो मुज़ाकरात से तय पे आ जाएंगे। और ये अटैक कॉल ऑफ हो गया, जो कि बिल्कुल तैयार था, जिसके लिए पैट्रियट मिसाइल्स और ये थर्ड मिसाइल्स और ये एयरक्राफ्ट कैरियर, हैरी ट्रूमन और बाकी सारे ये जो जमा हो रहे थे सारे, ये प्लान बना हुआ था फर्स्ट वीक ऑफ मई का। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको कह दिया कि ये नहीं होगा। और न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के ऊपर एक वहाँ पे इसराइल में और पूरा खित्ता है वो एक नई शक्ल इख्तियार कर गया। इसी दौरान आज एक शख्सियत जो है वो 1997 के बाद कोई आला तरीन शख्सियत है, जो सऊदी अरेबिया के वज़ीर दिफा हैं, शहज़ादा खालिद बिन सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़, वो आज पहुँचे हैं ईरान, तेहरान। और उनकी मुलाकात हुई है रहबर आयतुल्लाह खामेनाई से, और उन्होंने आयतुल्लाह खामेनाई से सऊदी वज़ीर दिफा ने उनको एक ख़त दिया है। अब या तो ये ख़त MBS की तरफ से है, ठीक है ना, मोहम्मद बिन सुलेमान की तरफ से है जो कि भाई हैं, या ये ख़त जो है ये शाह सुलेमान की तरफ से है। एक ख़त उन्होंने डिलीवर किया है, और हाईएस्ट लेवल पे ये बात भी हुई है कि वो एक ख़त, एक मैसेज लेकर आए हैं। तो उनकी मुलाकात तो हुई है वहाँ के अफवाज के जो सरबराह वगैरह, लेकिन आयतुल्लाह खामेनाई को एक मैसेज लेकर वो ईरान आए हैं, और ख़ास आज उनकी मुलाकात हुई है। और ये बहुत, ये जहन में रखें कि 2023 में, मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो इस खित्ते में हुआ, वो चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया के मामलात को ठीक करवाया था, जिसको बीजिंग डिक्लेरेशन कहते हैं। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा थे, और वहाँ पर चाइना ने इनके मामलात को ठीक करवा दिया था, जिसके नतीजे में फिर बहुत से मुल्कों के मामला ठीक हो गए। यानी ईरान और सऊदी अरेबिया के मामला ठीक हुए, फिर उसके बाद UAE और सऊदी अरेबिया के तुर्की के साथ ठीक हो गए, तुर्की के मामला मिस्र के साथ ठीक हो गए, कतर की वापसी, सारे मुल्कों के मामला ठीक हो गए। और ये पूरा जो पिछले 1.5-2 सालों के अंदर हमने देखा, फिर सीरिया के अंदर भी सब एग्री कर गए कि नया जो सेटअप आ रहा है उसको सब ने सपोर्ट किया। तो पिछले 1.5-2 साल में जो टर्मोइल पैदा हुआ, जो कत्लेआम शुरू हुआ गज़ा का, उसके दौरान पूरी कोशिश हुई कि यहाँ पे सेक्टेरियन वायलेंस करवाया जाए, यहाँ मुल्कों को लड़वा दिया जाए, यहाँ आपस में जंगें छेड़ दी जाएँ। और आखिरी कोशिश जो थी नेतन्याहू की, वो ये थी कि हम ईरान पर अटैक करेंगे मई के पहले हफ्ता। अब वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी ये जो इसराइल की तरफ से इस रिपोर्ट के ऊपर ये हुआ है कि भाई हम नहीं चाहते थे, अमेरिका चाहता था, और अमेरिका ने हमसे कहा था कि साथ मिलकर अटैक करना है, और हमें आखिर में वो बस के नीचे फेंक दिया और सारा हमारे ऊपर किस्सा डाल दिया कि हम चाहते थे। हम नहीं चाहते थे, ट्रंप चाहते थे।
और ट्रम्प चाहते थे, ट्रम्प ने जब अपने अंदर मशवरा किया तो सारी उनकी टीम ने कहा कि नहीं करना आपने अटैक। तो ये स्टोरी जो है ये ट्रम्प की ख्वाहिश थी, जिसके ऊपर जो है वो ट्रम्प ने हमारे ऊपर मलबा डाल दिया। नेतन्याहू वहाँ से चीख रहे हैं कि मलबा हमारे ऊपर डाल दिया है कि हम अटैक करने जा रहे थे। हम कैसे अटैक करने जा रहे थे? यहाँ तो सारा अमेरिकन जमा हो रहा था असला सारा, और आखिर मिनट में हमें वो पतली गली से रास्ता दिखा के हमें या ये कि थ्रो अंडर द बस करके उस साइड पे निकल के हमारे ऊपर मलबा डाल दिए सारा कि नेतन्याहू हमला करना चाह रहा था। तो बहरहाल जो भी है, अच्छा इसी पूरी पिक्चर में ईरान के जो वजीर खारजा हैं वो पहुंच गए जनाब मॉस्को, और वो मॉस्को इसलिए पहुंचे हैं कि दोबारा मुज़ाकरात होने हैं स्टीव वित्कॉफ के साथ, यानी अमेरिकन के साथ, और वो मुज़ाकरात होने हैं ईरान के। एक दौर तो हो चुका ना ओमान के अंदर, दूसरा दौर अभी होना है। और दूसरे दौर के बारे में मैंने कहा था कि ये समझ नहीं आ रहा कि ये ओमान में होगा या रोम में होगा रोम में, लेकिन दरमियान में जो सफारतकारी है वो ओमान के लोग ही कर रहे होंगे, यानी मैसेज इधर से उधर। यानी इटली में अब होगा, इटली में, रोम में, ठीक है ना। रोम के खूबसूरत सा कोई बहुत पुरफिजा मकाम, एक कमरे में बैठे हुए जनाब ईरान के वजीर खारजा, एक कमरे में बैठे हुए जनाब स्टीव वित्कॉफ, रोम है वहाँ पे जनाब, क्या बात है। लेकिन जो दरमियान में मैसेज कन्वे हो रहा होगा वो ओमान के लोग ही कर रहे होंगे। थोड़ा सा स्टीव वित्कॉफ को भी इधर ब्रेक चाहिए ना। स्टीव वित्कॉफ आज पेरिस में है, स्टीव वित्कॉफ पेरिस में आज, और वो भी पेरिस में, मार्को रूबियो भी पेरिस में, और पेरिस में उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट मैक्रोन से। देखें, मैंने कल भी बात की थी कि स्टीव वित्कॉफ की मुलाकात, मार्को रूबियो सेक्रेटरी स्टेट हैं, लेकिन उनकी मुलाकात जो हुई है वो वहाँ पर हुई है उनके वजीर खारजा से, लेकिन जो स्टीव वित्कॉफ हैं उनकी मुलाकात मैक्रोन से हुई है। अब दोनों शख्सियात मैक्रोन से मिली हैं और बड़ी अच्छी इनकी मुलाकात हुई है। मैक्रोन ने इनको खुशामदीद कहा है और ये दोनों बड़े ज़बरदस्त अंदाज में खुश नज़र भी आ रहे हैं मैक्रोन के साथ, प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ। उनको इन्होंने बताया है कि भाई हम ऐसा है कि ये फैसला करने जा रहे हैं यूक्रेन पे। नंबर 1, यूक्रेन की जो एनर्जी पे हमले करने, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अटैक करने का दिन थे 30 दिन वो पूरे हो गए, तो इसलिए अब एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक कर दिए, शुरू कर दिए हैं रशिया ने। दूसरा ये है कि ये हम फैसला करने जा रहे हैं क्रिटिकल, ये जो उनके मिनरल्स हैं, क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स और बाकी उनके साथ करने जा रहे हैं, और आप अच्छे हैं, ठीक हैं, लेकिन ये आप खुद भी तो कहते थे ब्रेन डेड हो चुका है नेटो, और ये हो चुका है, वो हो चुका है, तो आपके ख्यालात को हमने बाय कर लिया, तो नेटो वेटो ख़त्म सारा, हमारे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है इन मुज़ाकरात को हम आगे लेके चलेंगे और बड़े अच्छे अंदाज में इनको लेके चलेंगे, कोई इसमें मामला है नहीं कोई किसी किस्म का। अच्छा, लेकिन इसी दौरान जो वहाँ पर जो एक बयान आया है, क्योंकि इन्होंने कहा था ना कि इनका कहना ये था कि हम जो हैं वो वहाँ पर ये चाहते हैं कि ये आ जाएं, यूरोप की कोई फ़ौज आ जाए, कोई अमन फ़ौज आ जाए, कोई ये जो जनरल कीथ केलॉग ने भी बात की थी कि जो उसी तरह से पोस्ट बर्लिन वॉल की तरह का कोई फार्मूला बना लें कि उधर रशिया आ जाए, उधर जो है वो फ्रांस और बरतानिया की फ़ौजें आ जाएं और ये सारा हो जाए। लेकिन जो मेदवेदेव हैं, दिमित्री मेदवेदेव, जो कि पहले सदर भी रहे हैं और वज़ीर आज़म भी रहे हैं। एक दौर ऐसा आया था, बड़ा एक इंटरेस्टिंग दौर था जब रशिया में प्रेसिडेंट ये बन गए थे और उनके प्राइम मिनिस्टर पुतिन थे। एक दौर ऐसा भी था रशिया का। तो दिमित्री जो हैं, दिमित्री मेदवेदेव, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इन्होंने जो बयान दिया है ना, ये 35 स्लाइड अगर मैं देखूँ, इनके बयान को मैं हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ क्योंकि इनकी पोजीशन बड़ी है। एक तो पुतिन के बहुत करीब है, फिर ये कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ये उधर है इनके पास पुतिन के साथ। उन्होंने ये कहा है, अगर 35 स्लाइड हम ताश की दिखा सकें, वो ये कहते हैं कि यूरोपियन ट्रूप्स अगर यूक्रेन में आई तो अपने कफन में वापस जाएंगी, ये ताबूतों में वापस जाएंगे अगर इन्होंने यूक्रेन में किसी यूरोप की फौज ने कदम रखा यूक्रेन में, ये ताबूतों में जाएंगे या चलते फिरते नहीं जाएंगे। ये उस वक्त जब वो स्टीव वित्कॉफ बात कर रहे हैं वहाँ मैक्रोन से और उनको समझा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ऐसा है कि हम पीस पिकअप भेज दें, ये भेज दें, वो भेज दें, फलां भेज दें, वो मेदवेदेव का बयान है कि ये ताबूतों में यहाँ से जाएंगे, कोई भी यूरोप की फौज आ गई ताबूतों में जाएगी, और स्टेट उन्होंने सीधा यूरोप को रगेद दिए। अच्छा, अब इस पूरी पिक्चर में एक और शख्सियत हैं जो खामोशी से तो नहीं, बड़े तरीके से वो गए, और उनके दौरे को मैं बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये दौरा जो है ये अचानक हुआ है या प्लान था, मैं नहीं जानता, लेकिन जो
सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा का ईरान आके आयतुल्लाह ख़ामेनेई को ख़त देना। अब वो ख़त या तो MBS का है या शाह सुलेमान का है। शाह सुलेमान का गालिबन बनता है, MBS का भी बन सकता है, लेकिन गालिबन शाह सुलेमान का है। इसी दौरान जो ग्रोसी हैं, जो कि IAEA के सरबराह हैं, वो भी तेहरान पहुँचे हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर मॉनिटर करती है बॉडी। लेकिन एक और शख्सियत इससे अच्छा, ये उसके बाद उनसे मुलाकात करके जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो मॉस्को पहुँचे, लेकिन उनके मॉस्को पहुँचने से पहले एक शख्सियत जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन से बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात करके वापस लौट चुके थे, और वो थे अमीर कतर। अमीर कतर बहुत शॉर्ट नोटिस पे वो पहुँचे हैं मॉस्को। अब देखिए ना मॉस्को इस वक्त कैसा मॉस्को का रोल हो गया। अमीर कतर पहुँचे हैं मॉस्को, और उनकी मुलाकात मॉस्को में हुई है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनकी मुलाकात में यूक्रेन डिस्कस हुआ और पूरा गजा का प्लान डिस्कस हुआ। और साथ ये हुआ है कि जी ये जो नेतन्याहू आदमी है ये हमारी बात नहीं सुन रहा, ये शायद पता नहीं ट्रंप की भी सुन रहा है नहीं सुन रहा, ये पता नहीं किसी की बात स्टीव विटकॉफ की सुन रहा है नहीं सुन रहा। तो इस वक्त जो है वो एक आपकी तरफ से बड़ा सख्त मैसेज जाना ज़रूरी है, क्योंकि अब अगले हफ्ते से सारे मुज़ाकरात, बड़े अहम मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये गज़ा सीज़फायर भी होना है, ईरान का मामला भी तय पाना है, ये भी देखना है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेके उनके वज़ीर दिफा पहुँचे हैं वहाँ पे। उधर चाइना का इशू चल रहा है, उधर वो आज शी जिनपिंग कंबोडिया पहुँच गए हैं। कंबोडिया ये इंडो चाइना का, वो फ्रेंच इंडो चाइना का एक हिस्सा था कंबोडिया। ठीक है ना, वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच में इजाफे के लिए 2 नए जजेस के नामों की मंजूरी भी दे दी है। देखते हैं जी। ये जो दौरा हो रहा है ना प्रीमियर शी जिनपिंग का वियतनाम और फिर मलेशिया और फिर कंबोडिया ये इंडो चाइना का हिस्सा था। ये कंबोडिया उन मुल्कों में से था जो कि वियतनाम की तरह जो कि इंडो चाइना का हिस्सा थे। और जब वियतनाम की जंग ख़त्म भी हो गई तो कंबोडिया में एक तवील अरसे तक खाना जंगी रही, और वहाँ पे एक पपेट गवर्नमेंट भी बिठा दी गई। फिर वहाँ कत्लेआम भी हुआ लोगों का, और ये बात कुछ बहुत ही मनहूस किस्म के लोग ये बात किया करते थे एक दौर में कि अगर यहाँ से अफ़गान फ़ौजों का इनखला भी हो गया तो जी उसके बाद पाकिस्तान कंबोडिया बनेगा। ये बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, ये बाकायदा उनके, मैंने लोगों के मुंह से ये लफ्ज़ सुना है एक दौर में कि जी देखें आप जो कहते हैं ना कि विड्रॉल हो जाएगा, विड्रॉल के बाद जो है पाकिस्तान को कम से कम कंबोडिया ज़रूर बना के जाएंगे। ये बात जो है वो पाकिस्तानी भी एक आध कोई जो बिल्कुल ही पिट्ठू उनके, और उसके बाद वो वहाँ से भी ये बात मैं अक्सर सुनता था कि ये कंबोडिया बट हमारे जो पिट्ठू थे वो 2-3 ज़्यादा इसमें बड़े हाइपर हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा। तो कंबोडिया में कत्लेआम हुआ था जब फ़ौजों का इनखला हुआ वहाँ से वियतनाम से, तो कंबोडिया में कत्लेआम हुआ था। और फिर वहाँ पे कंबोडिया के अंदर ही एक खबर नाम की एक गवर्नमेंट बना के बिठा दी गई थी, वो जेनोसाइड करती रही और बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्बादी आई। तो ये बहुत से लोगों के माजी में जो अपने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ये उनके दिलों के अरमान जो हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है बिल्कुल पाकिस्तान में, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। लेकिन वो जो बात थी कि यहाँ से अफ़गानिस्तान से फ़ौजों के इनखला के बाद पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सबक सिखा के, पाकिस्तान को क्या सबक सिखा के जाएंगे भाई? वो पाकिस्तान जो है पहले भी लड़ रहा था ये दहशत गर्दी से, और उसके बाद भी लड़ रहा है, और ये भुगत रहा है कि वहाँ असला किसने छोड़ा, और उसके नतीजे में ठीक है पाकिस्तान के कोई माली मामलात भी उनके साथ हुए और भी बहुत कुछ हुआ होगा। लेकिन ये कहना कि जी पाकिस्तान जो है वो उसको जाएंगे हम तो ऐसे करके जाएंगे, और बहुत से लोगों के पाकिस्तान जो स्टेबलाइज रहा उसके बाद स्टेबल है पाकिस्तान। ये टेररिज्म के वाक़यात जो हैं ये कांस्टेंट है और होते हैं और होते रहेंगे और ठीक हो जाएंगे। अच्छा ये ठीक हो, आप देखिएगा ये टेररिज्म का जो वाक़या जो वेव आई है ना, हार्डकोर टेररिज्म, ये ठीक हो जाए, ये सही हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन
ज़रूरत इस बात की है कि उसके साथ साथ आप ये जो इकोनॉमिक टेररिज्म है उस पर हाथ डालें, क्योंकि जब उस पर हाथ डालेंगे तो साथ खुद ब खुद ये स्मगलर, चोर, चक्के, ये जितने ये साथ पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व है, तो बार बार में मनशियात में भी ये, असले में भी ये, हर जगह इन तक डांडे मिलते हैं जाके। अच्छा, और इनको कोई हमदर्दी मुल्क से नहीं है, और ये जो है ये यहाँ पे बैठे हैं ऐसे ही चरागाह समझ के आते हैं, अपने दाना वाना चुगते हैं और दौड़ जाते हैं। अच्छा, जब ये मामला हुआ ना, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि उस वक्त ये था कि जी किसी ने डिटेल पढ़नी हो ना तो ये येल की 29th US इन्वॉल्वमेंट इन कम्बोडियन वॉर एंड जेनोसाइड, बड़ा जुल्म हुआ था वहाँ पे, इसकी एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट पहले मैं जिक्र भी कर चुका हूँ, लेकिन ये एक डिटेल रिपोर्ट्स के बारे में ये इसको पढ़ लें, काफ़ी तवील है, लेकिन ये कि एक वहाँ पे जेनोसाइड हुआ था। एनीवे, अच्छा, तो लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि वहाँ पर चाइना ने बात जो की है उनसे, प्रीमियर शी जिनपिंग ने, वो बहुत सारे मुआहदे तो दस्तखत हुए हैं, कंबोडिया में, वियतनाम में, मलेशिया में, सारे कुछ हुए हैं। उनमें 2-3 बड़े अहम हैं। एक बहुत अहम है ख़ास तौर पे, एक तो ये कि सेमीकंडक्टर उनको देंगे, चाइना उनको सेमीकंडक्टर्स प्रोवाइड करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, सुपर कंप्यूटर्स के लिए, AI के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह, सेमीकंडक्टर्स देंगे उनको। दूसरी जो बात है वो ये है कि चूँकि बोइंग पे पाबंदी लगी है चाइना की तरफ से, बोइंग और बोइंग के शेयर गिरे, तो चाइना के 2 पैसेंजर प्लेन्स हैं बड़े, एक है C909 और एक है C919। ये चाइना के आप समझ लें कि बोइंग है, यानी बड़े उनके ज़बरदस्त किस्म के जो मुसाफिर तैयारे हैं, वो 909 और 919 को चाइना अब बाकायदा मार्केट में ला रहा है, और कहा चाइना का क्लेम ये है कि ये बोइंग से और एयरबस से दोनों से ज़्यादा हैं, और ज़्यादा बड़े हैं, और सस्ते भी हैं, और पायदार भी हैं, और ये, और चाइना अपने वो लेकर आ गया मार्केट। और वियतनाम में, कंबोडिया में, इन मुल्कों में जो है वो इन्होंने जहाज़ खरीदने भी शुरू कर दिए, मुसाफिर बरदार जहाज़ चाइना के। तो एक जगह ऐसी थी, चाइना पीछे था थोड़ा, तो चाइना अब अपने प्रॉपर जहाज़ लेकर आ गए और इन मुल्कों को दे रहा है। अच्छा, फिर मैंने बात की थी कि ये जो कतर के अमीर कतर जो हैं, ये 2013 से हैं, तमीम बिन हमाद अल-सानी, इनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त इनकी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा मुलाकात, क्योंकि इस वक्त एक ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की, ठीक है, उसके बाद यूक्रेन, कतर का रोल उसमें। अच्छा, ये जितना, यानी आप समझ लें कि बहुत सारे मुल्कों के प्लान्स थे कि क्या करना है गज़ा के और मगरबी किनारा फ़लस्तीन के बारे में क्या करना है, ये सारा का सारा जो है ये सऊदी अरेबिया ने इसको, क्योंकि इजिप्ट की तरफ से, क्योंकि आखिर में ये था ना, सऊदी अरेबिया के ऊपर शर्त रखी हुई है, पहले इसराइल को मानेंगे, फलां होगा, ये होगा, फलां होगा, वो सारे के सारा ख़त्म हो गया। सऊदी अरेबिया की जो लीडरशिप है उसने इतना असर्ट किया है इस कॉज के लिए कि मैं समझता हूँ कि ये एक तो ये कि मुसलमान मुल्क के हवाले से, बड़े मुल्क के हवाले से, और बाकी अल्लाह के हजूर ये जो बहुत बड़ी खिदमत सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों ने की है इस वक्त फ़लस्तीनियों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे याद है कि ये मैं आपको सिर्फ बताऊं कि जब ये ताल्लुकात बहाल हो रहे थे ना, चाइना बहाल कर रहा था ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात, तो उस ज़माने के आप अखबारात देखें ना तो एकदम से समझ ही नहीं आया था। ये 44th जुलाई देखें कि चाइना कहाँ से आ गया बीच में। ये 2023 की मैं न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ, 44th, चाइना ब्रोकर डील अप एंड मिड ईस्ट डिप्लोमेसी एंड चैलेंजेस US। यानी ओ भाई, आपको क्यों चैलेंज कर रहे हैं, आपका तो काम के लड़वाना रह गया था, वही वो मिल रहे हैं अगर सारे लोग बीजिंग में। आप देखें, ये तारीख लिखी गई थी जब ये 2013 में ईरान और सऊदी अरेबिया का। और फिर वाशिंगटन पोस्ट, चाइना ब्रोकर्स ईरान 45th, चाइना ब्रोकर्स ईरान सऊदी अरेबिया नेंटी रेजिंग आईब्रोज इन वाशिंगटन। क्यों भाई आईब्रोज क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम हो गई थी आईब्रोज? अच्छा, तो ये जो है ये फिर फॉरेन पॉलिसी 46 वेकअप कॉल फॉर अमेरिका। अच्छा, सऊदी अरेबिया और ईरान, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया और ईरान के मामला बिगड़े रहते तो फिर उसके नतीजे में बहुत कुछ जो हो रहा है वो नहीं होता। अच्छा, एक इसमें दरमियान में अब आप ध्यान में रखें कि इसराइल में चीखें निकल रही हैं ना, क्योंकि ईरान पर अटैक रुक गया और सऊदी अरेबिया के साथ नॉर्मलाइजेशन भी खुद लाइन गई, वो भी सारी साथ चली गई, और अब बस ये मुआहदा होना है, स्टीव विटकॉफ ने आना है और ये बात आगे बढ़नी है। तो यरूशलेम पोस्ट ने आज जो है एक बड़ा दुख भरा उनका ऑपेड आया है, और वो ये है उनका यरूशलेम पोस्ट वालों का, इसराइल में तो ज़ाहिर अपनी प्रॉब्लम हो रही है, ट्रम्प बिट्रेज, ये 48th, ट्रम्प ने धोखा दिया है नेतन्याहू की, पीठ में छुरा घूमती है।
विद शिफ्टिंग सऊदी एंड ईरान प्रायोरिटीज। जिस दिन ये लिखेंगे ना कि उसको बस के नीचे फेंक, उस दिन मुझे अभी तो कह रहे बिटरे यहाँ वो कह रहे हैं कि भाई नेतन्याहू को पहले तो ये कहा ट्रंप ने कि तुम्हारे ताल्लुका सऊदी अरब से बहाल करवाएंगे, और उसके बाद सारे मामला होंगे सऊदी अरबिया के साथ, न्यूक्लियर कुछ नहीं होगा। अब न्यूक्लियर डायरेक्ट हो रहा है, वहाँ पे उनके जो क्रिस राइट हैं वो भी दौरा कर रहे हैं सऊदी अरेबिया का, हम किसी किस्से में ही नहीं है। दूसरा ये कि ईरान पे हमला होगा, और हमला आप तो दोनों तरफ से में ट्रक की बत्ती, और इस बात के इम्कान हैं कि अब जितना खर्चा हुआ है जेलेंस्की जैसे जेलेंस्की से निकलवाया पैसा, ऐसा ना हो कि हमसे मांग लें पे हमसे इतने अच्छा आयरन डोम दिया था, ये दिया था, फलां दिया था। ऐसा करो कि वो गजा को छोड़ दो, ये इसराइल के जो इलाके हैं ये हमको दे दो। देखिए ना, कुछ भी कर सकता है ट्रंप, ठीक है ना। वो ऐसा करे कि दरमियान से एक पगडंडी बना के ये गजा से एक अच्छा सा ब्रिज बना के वहाँ जाने के लिए तुम नीचे मजदूरी करना वो गजा तक, और बाकी ये इलाका में दे दो। ये क्या करोगे तुम रख के, ठीक है ना। और मतलब कुछ भी कर सकता है ट्रंप इस वक्त, क्योंकि ट्रंप के मामलात। अच्छा, दूसरी एक बात आखिर जाते जाते, रशिया ने तालिबान को के ऊपर से पाबंदियां हटा दी हैं, और ये मैं ब्लूमबर्ग 63 और 64 को कोट करके राइटर्स को, ब्लूमबर्ग को उसके बाद इस प्रोग्राम को खात्मे की तरफ लेके जाते हैं कि रशिया लिफ्ट्स बैन ऑन तालिबान, टाइज उनकी तालिबान के साथ बढ़ गई हैं, और रशिया राइटर्स भी खबर दे रहा है, और ये भी कि ये जो भी कुछ हुआ है इसमें चाइना भी ऑन बोर्ड है और बाकी मुल्क भी ऑन बोर्ड है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों सब खैर रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।